हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी चैप्टर के बारे में कर लेते हैं। हमें देखिए समांतर श्रेणी होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको श्रेणी, जिसको प्रोग्रेशन या सीरीज बोलते हैं, क्या होता है। तो यदि किसी अनुक्रम के पद मतलब किसी विशेष नियमों के अनुसार, जैसे एक लगातार श्रृंखला के अनुसार बढ़ते हैं या घटते हैं, तब उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। अब ये इसमें श्रेणी में बहुत तरीके के होते हैं, जैसे समांतर श्रेणी, गुरुत्तरण श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो इस क्लास में पढ़ना है केवल समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जो अनुक्रम में विशेष नियमों का पालन होता है, वही नियम अगर केवल जोड़ या घटाव के अनुक्रम में हो, मतलब कि किसी अनुक्रम के जो पद होते हैं एक एक टर्म, तो उस टर्म एवं उसके पहले वाले टर्म का सब्सट्रैक्शन, मतलब कि अंतर हमेशा समान जब रहेगा, तब श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में होती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में एक श्रेणी का एग्जाम्पल है, जिसमें हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक ज़्यादा हो रहा है। एक में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 आएगा, इसी तरीके से आगे भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 से 3 ज़्यादा करेंगे तो आया 5, 5 से 3 ज़्यादा करेंगे आया 8, 8 से 3 ज़्यादा करेंगे आया 11। तो हमेशा ये अंतर क्या है, 3 है। तो ये भी आपका एपी में है। तो ऐसे ही कोई निश्चित पैटर्न या तो जोड़ने का या घटाने का नियम पे फॉलो हो, जैसे ये 4 4 4 4। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 0 ऐड करेंगे, इस 4 में 0 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा, इसमें 0 ऐड करेंगे ये आएगा। तो ये भी एक नियम के अनुसार चल रहा है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी हुआ। इसी तरीके से समांतर श्रेणी के नियमों का पालन एक नियमानुसार होना चाहिए। ये कैसे पता करते हैं, तो किसी भी पद, पहला पद को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पहले और कोई पद, किसी भी पद को लेते हैं और उसके पूर्व पद का अंतर। तो यहाँ से 5 - 2 हम लोग फाइंड करेंगे तो आया 3। इसी तरीके से 8 - 5 आया 3। इसी तरीके से 11 - 5, 11 - 8 आया 3। तो ये हमेशा 3 आ रहा है, तो ये से एपी में है। उसी तरीके से ये भी एपी में है, ये भी एपी में। अब एपी में होता क्या क्या है, उस चीज़ों के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एपी के कुछ पदों के बारे में जानते हैं। जैसे प्रथम पद, एक कोई भी एपी है, जैसे ये 2 5 8 11, इसी तरीके से आगे बढ़ती। तो इसमें प्रथम पद ये 2 हुआ, जिसको डिनोट करेंगे A1 से या T1 से या A से। इस तरीके से केवल A से भी डिनोट कर सकते हैं या A1 से भी और T1 से भी, इस तरीके से डिनोट कर। अब ये सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट तो हम लोग D से करते हैं, D से डिनोट करते हैं, लेकिन ये होता क्या है, तो होता है A2 - A1, मतलब 5, ये A1 A2 A3 A4, इस तरीके से A5 A6 आगे बढ़ेगा। तो A2 - A1, 5 - 2, तो 5 - 2 आपका 3 आया, इक्वल A3 - A2,
A3 आपका 8 - 5 ये भी 3 है। तो इस तरीके से सार अंतर को D से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना है। होता है क्या, A2 - A1 A3 - A2 इस तरीके से। अब अंतिम पद लास्ट टर्म जो होता है, तो अंतिम पद को AN या TN से डिनोट करते हैं। अब जैसे इस AP में 4 पद हैं तो यहाँ पर A4 या T4 होगा। उसी तरीके से 9वें पद के लिए AN या TN। अब किसी के AP के पहले द्वितीय तृतीय पद को कैसे लिखते हैं, तो A1 A2 A3 इसी तरीके से A4 A5, या उसको T1 T2 T3 T4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये AP का प्रथम पद, सार्वंतर, अंतिम पद और क्रमशः कोई भी पद हुआ। अब याद रखना है AP हमें 2 तरीके के होते हैं। अब AP के 2 प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार को हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो पहला होता है परिमित AP और दूसरा होता है अपरिमित AP। अब परिमित AP क्या है और अपरिमित AP क्या है, तो जिस AP में पदों की संख्या जो A1 A2 A3 होता है वो निश्चित हो, जैसे 2 5 8 11, बस केवल ऐसे ही लिखा रहे, तो ये परिमित AP हो गया जिसमें 4 पद हुए 5 पद हुए इसी तरीके से। और अपरिमित AP जिसमें AP के पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, जैसे 2 5 8 11, और फिर इसको ऐसे डॉट डॉट से आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, ये कहाँ तक आगे जाएगी, लेकिन ये निश्चित है यहीं तक। तो इस तरीके से ये परिमित AP और अपरिमित AP 2 AP हुआ। अब आते हैं कुछ फार्मूला पर, AP के बारे में क्या फार्मूला होता है। अब इसमें कुछ फार्मूला याद रखना बेहद जरूरी होता है। जैसे AP का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, A2 - A1 A3 - A2 इस तरीके से। अब AP का nवां पद, जैसे ये AP हुआ तो ये एक AP है, इसका 5वां पद क्या होगा, मतलब इसके आगे वाला पद क्या होगा, 6ठा पद इसके 2 आगे वाला क्या होगा, इसी तरीके से 10वां पद 12वां पद। nवां पद फाइंड करना हो तो क्या होता है, उसके लिए फार्मूला जिसको AN या TN से डिनोट करते हैं, A + N - 1, और ये ब्रैकेट में इस N - 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं D से, और इसमें A को जोड़ देते हैं, तो ये nवां पद AN या TN आता है, A + N - 1 × D। उसी तरीके से nवां पद यहाँ पर निकाल लिए, 5वां पद 10वां। अब दे दिया कि सबका योग कितना होगा, 4 पदों का योग कितना होगा, 5 पदों का योग कितना होगा, 10 पदों का योग। तो AP के n पदों का योग के लिए फार्मूला क्या होता है, जिसको SN या केवल S से भी डिनोट करते हैं। तो SN या S = होता है n, तो जितना पद तक फाइंड करना हो, n/2 ब्रैकेट में 2a ये पहला पद है प्लस N - 1 × D। इस तरीके से AP के n पदों का योग फाइंड करते हैं। एक और फार्मूला होता है SN के लिए, n/2 × ये पहला पद A और ये अंतिम पद AN या TN या L भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से फार्मूला हुआ। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर 2a है, इसको A + A 2 बार तोड़ देंगे तो एक वाला एक A ये आ गया, और 2 बार A है तो एक A + N - 1 D ये वाला AN आ गया। तो इस तरीके से इतना फार्मूला हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों के सॉल्यूशन पर। अब आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जिसमें दिया है कि एक टैक्सी प्रथम किलोमीटर के लिए, मतलब 1 किलोमीटर जाती है तो 15 रुपया किराया लेती है, और फिर उसके आगे जैसे जैसे किलोमीटर की दूरी बढ़ती है तो 8-8 रुपया के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो प्रथम किलोमीटर दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। अब इसलिए प्रथम किलोमीटर मतलब केवल 1 किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया है क्या है, तो 15 रुपया। अब 2 किलोमीटर, पहला किलोमीटर और फिर आगे एक और किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया क्या हुआ, तो प्रथम के लिए 15 और फिर आगे जैसे जाएंगे तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा।
तो 15 में 8 ऐड कर दिया, आया आपका 23। इसी तरीके से अगर 3 किलोमीटर गए तो 3 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर के लिए आपका ये था, प्लस इसमें 1 किलोमीटर और अधिक है तो ऐड कर दिए, ये आपका आया 31। इसी तरीके से अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो 3 किलोमीटर का ये आया, प्लस आगे 1 किलोमीटर और गए तो 8 रुपया ऐड हुआ। इस तरीके से तो इस तरीके से हमारा एक श्रेणी तैयार हुआ, सीरीज क्या हुआ 15, 23, 31, 39। इस तरीके से हमारा एक आगे जैसे जाएंगे जितने किलोमीटर। अब इसमें देखते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस 8 का है, तो इसलिए जो श्रेणी है सीरीज है ये एपी में है, इसलिए श्रेणी एपी में है, क्योंकि यह लगातार 8 से बढ़ रही है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 जिसमें दिया है कि किसी बेलन में पहले से हवा भरी हुई है, मतलब कि एक खोखला बेलन के आकार का कोई बर्तन है, तो उसके अंदर मान लेते हैं कि हवा x है, x मीटर क्यूब में हवा भरी हुई है। अब वायु निकालने वाला पंप, किसी पंप से हवा को धीरे धीरे निकाला जाता है, तो एक बार में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग निकालता है। पूरे बर्तन का 1/4 नहीं, जितनी हवा उसमें है उसका 1/4 भाग निकालता है। तो अब आते हैं, इसलिए पहली बार हवा का आयतन, तो पहली बार हवा का आयतन क्या है, तो उसमें जितना हम लोग लेट किए उतना है x। अब दूसरी बार हवा का आयतन कितना है, इसलिए दूसरी बार हवा का आयतन कितना होगा, तो पहले से कितना है x है। अब इसका 1/4 तो माइनस कर देंगे, निकलेगा x का 1/4 तो x/4 होगा। अब इसको एलसीएम लेते हैं 4, तो यहाँ पर आया 4x माइनस x इक्वल टू 3x/4, ये आया। अब इसलिए तीसरी बार हवा का आयतन क्या होगा, तो दूसरी बार इतनी है 3x/4 माइनस, अब देखिए इसका 1/4 निकालेगा, 3x/4 का 1/4 ये निकाल लेगा। अब इसको देखिए, ये 3x/4 माइनस ये 3x में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x/4 16। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं 16, तो ये 4 से 4 टाइम्स में ये आएगा 12x माइनस 3x इक्वल टू 9x/16। अब इस तरीके से हमारा 3 पदों की एक श्रेणी तैयार हो गई। अब ये श्रेणी हमारी आ गई, इसमें हम लोग d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट 3x/4 माइनस x इक्वल टू यहाँ से 4, तो यहाँ से 3x 4 एलसीएम आया, 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x/4। उसी तरीके से एक बार और d निकालेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड, तो यह आया 9x/16 माइनस 3x/4 इक्वल टू, अब ये एलसीएम आया आपका 16, तो ये 9x माइनस 12x इक्वल टू घटाते हैं तो ये माइनस 3x/16। देखिए यहाँ पर d कुछ और आया, यहाँ पर d कुछ आया, तो d सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस सार्व अंतर, जिसको d बोलते हैं, समान नहीं है, हेंस इसलिए जो श्रेणी है आपकी श्रेणी एपी में नहीं है। तो ये जो श्रेणी है ये एपी की श्रेणी नहीं है, ये जीपी की श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी की, जो आपको अगले क्लास 11 में पढ़नी है, इस क्लास में पढ़नी नहीं है।
अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें दिया है कि एक कुएं की खुदाई करनी है, जिसमें पहले मीटर खोदने के लिए मजदूर को 150 रुपया देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ते जाएंगे तो 50-50 रुपया रेट बढ़ता जाएगा। तो इतना दिया हुआ है। अब इसलिए मानते हैं कि हमको केवल 1 मीटर गड्ढा खोदना है, तब हमको खर्च कितना आएगा, 150 रुपया। अब अगर 2 मीटर अगर खोदना हो तो 150, और अब ज़्यादा कितना बढ़ेगा, तो पहले 1 मीटर के लिए 150 और 1 मीटर ज़्यादा है तो 50 इक्वल टू 200। उसी तरीके से अगर 3 मीटर खोदना हो तो पहले का 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। इसी तरीके से 4 मीटर 5 मीटर के लिए निकालेंगे तो हमारी श्रेणी आ जाएगी 150, 200, 250। अब देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो 200 में से 150 घटाएंगे 50, 250 में 200 घटाएंगे 50, तो यहाँ पर दोनों बार 50 ही आया, मतलब सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है। इसलिए जो श्रेणी है आपकी एपी में है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 4 पर, जिसमें दिया है कि किसी खाते में 10,000 रुपये जमा की गई और हर साल उसका ब्याज 8% की रेट से ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं पहले वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम ही होता है, जिसके लिए फार्मूला होता है P। तो ये आपका P है इंटू R 8 PRT। टी आपका 1 वर्ष बाई 100, तो ये 00 से डबल कैंसिल, आपका आ गया 800। अब 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए अब ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाला फार्मूला पर फाइंड नहीं होगा, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें -1 करते हैं या तो डायरेक्ट निकाल करके P हमारा जितना रहेगा माइनस कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो अब आते हैं 2 वर्ष के लिए, तो P हमारा है 10,000 का 1 प्लस 8 बाई 100 स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई, ये देखिए एलसीएम होगा तो यहाँ पर 100 प्लस 8 108 बटा में 100, और ये स्क्वायर है मतलब 2 बार होगा, फिर 00 से 00 4 0 ये कट गया। अब 108 इंटू 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो होता है 80 64, 8 दूनी 1600, और ये और फिर ये 100 का स्क्वायर 00, तो ये इतना आपका आ गया। अब इसमें से हम P माइनस करते हैं तो हमारा केवल CI आएगा। ये अभी अमाउंट A का फार्मूला था, तो 11,664 माइनस 10,000 ये P होगा इक्वल टू 1,664 ये CI हुआ। अब आते हैं अपने श्रेणी पर। तो हमारी पहले जमा राशि थी 10,000, 1 वर्ष में ब्याज हमको मिला 800,
तो पहले से 10,000 और ब्याज जमा हुआ 800, तो आपका आ गया 10,800। अब 2 वर्ष बाद कितना हुआ, तो 2 वर्ष बाद इतना ब्याज मिलेगा, इतना पर 10,000 पर इतना ब्याज मिलेगा। या डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया 2 वर्ष में कुल मिश्र धन कितना आएगा, तो ये 11,664। अब यहाँ पर हम लोग डी चेक करेंगे, तो यहाँ पर डी है 800, यहाँ पर डी है 864, तो डी समान नहीं है, तो डी समान नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें एपी के प्रथम 4 पद फाइंड करना है, जिसमें ए और सार्वंतर डी दिया है। तो पहला कंडीशन में ए 10 दिया है और डी भी सार्वंतर भी 10 दिया है। अब एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो मान लेते हैं, माना एपी के प्रथम 4 पद कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब A1 इक्वल टू A ही होता है, इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू A प्लस में D ऐड कर देते हैं, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब A3 इक्वल टू A2 प्लस D, A2 आपका है 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। A4 इक्वल टू आपका आया A3 प्लस D इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। अब इस तरीके से हमारा AP आ गया, इसलिए AP के 4 पद क्या आपके आए, 10, 20, 30, 40। इसी तरीके से आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जिसमें A दिया है -2 और D दिया है 0। तो अब AP के इसी तरीके से मान लेंगे, AP के प्रथम 4 पद A1, A2 इस तरीके से हैं। अब A1 इक्वल टू A इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू -2 प्लस 0, तो 0 ऐड करेंगे, ये वैल्यू चेंज होगा नहीं, -2। अब A3 इक्वल टू A2 प्लस D इक्वल टू A2 आपका -2 आया प्लस 0 इक्वल टू -2 ही। A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू A3 भी -2 आया, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 ही। इसलिए AP के जो 4 पद आपके आए क्या क्या है, -2, -2, -2, -2। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें दिया है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। उसी तरीके से मान लेंगे कि AP के 4 पद A1, A2, A3, A4 है। A1 इक्वल टू A इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू 4, प्लस पे -3 तो आएगा आपका -3 इक्वल टू 1। A3 इक्वल टू A2 प्लस D इक्वल टू A2 आपका 1 है, -3 इक्वल टू आपका आएगा -2। A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू आपका A3 आया -2 -3 इक्वल टू -5। इसलिए AP के 4 पद आपके आ गए 4, 1, -2, -5। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 4, जिसमें A दिया है -1, D दिया है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेंगे 4 पद उसी तरीके से, तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू -1 प्लस 1/2। तो ये आप लोग एलसीएम लेकर के कीजिएगा, 2 ये आएगा -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2। इसी तरीके से A3 इक्वल टू आया A2 प्लस D, A2 आया आपका -1/2 प्लस 1/2, ये कट के 0। A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू
A3 आपका है 0 + 1/2, तो ये 0 ऐड होगा तो ये इतना ही रहेगा, इसलिए AP के 4 पद आपके आ गए, -1, -1/2, 0 और 1/2। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न 5, जिसमें A का वैल्यू दिया है -1.25 और D का वैल्यू दिया है -0.25। अब इस तरीके से जैसे बाकी के प्रश्नों में लेट करेंगे A1, A2, A3, A4, तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू -1.25, A2 इक्वल टू होता है A + D इक्वल टू -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25 इक्वल टू आपका ये आएगा। अब जोड़ते हैं इसको तो -1.50। अब A3 इक्वल टू A2 + D इक्वल टू आपका A2 है -1.50 -0.25 इक्वल टू -1.75। उसी तरीके से A4 इक्वल टू आया A3 + D इक्वल टू A3 आपका है 1.75 -0.25 इक्वल टू -2.0। तो ये आपके 4 पद आ गए, तो इसलिए लिखेंगे श्रेणी AP के 4 पद आपके -1.25, -1.5, -1.75, -2। इस तरीके से आपके अब मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ।